नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। पुष्पा स्टाइल में शराब की तस्करी, दूध के ट्रक में छिपाकर रखी थी 15 लाख की अंग्रेजी विस्की की पेटियां। नाकेबंदी देख ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। एमपी की पुलिस ने राजस्थान की महिलाओं को पीटा, शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज में कांग्रेस विधायक समेत 20 घायल। टीचर की प्रताड़ना से छात्र ने किया सुसाइड, डीसीपी के आदेश पर भी दर्ज नहीं हुई शिकायत। कोर्ट आदेश पर 1.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज। गौशाला में घुसकर गाय और बछड़े की पूंछ और कान काटे, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। भांडेरी पुलिस थाने में मामला दर्ज। और बाल विवाह पर सख्ती की कवायद, लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पूरे माह चलेगा अभियान, बाल विवाह को लेकर करेंगे जागरूक। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात में शराब की तस्करी करने के लिए तस्कर नए नए जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे किसी भी सामान में छिपाकर शराब की तस्करी की जाए, लेकिन अक्सर पुलिस की सक्रियता के चलते ये चालाकी तस्करों पर भारी पड़ जाती है और वे दबोचे जाते हैं। शराब तस्करी का ऐसा ही एक नायाब जुगाड़ आबू रोड के स्वरूपगंज थाना से आया है, जहां शराब स्मगलिंग के लिए नायाब जुगाड़ लगाया गया, मगर उनका तरीका कामयाब नहीं हो रहा और वो पकड़े गए। स्वरूपगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे दूध के ट्रक को पकड़ा। दूध के ट्रक में शराब की तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से 209 पेटी शराब की बरामद की, जिसकी कीमत 15 लाख से अधिक आंकी जा रही है। स्वरूपगंज थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित के अनुसार मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इसरा की ओर से दूध के ट्रक में शराब भरकर गुजरात ले जा रही है, जिस पर नितोड़ा में अस्पताल के बाहर नाकेबंदी की गई। रात 1 बजे पुलिस के टीम के साथ नाकेबंदी चल रही थी, तभी एक ट्रक आया, पर वह नाकेबंदी को देखकर रुक गया और ट्रक चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। अंधेरा होने के चलते चालक को नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस ने ट्रक को पकड़ा, जिससे 209 पेटी राजस्थान निर्मित शराब की बरामद की। इस शराब की कीमत 15 लाख से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बुधवार को राजस्थान की महिलाओं पर मध्य प्रदेश पुलिस ने लाठियां भांजी। मृतक के परिजन यहां शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक भी शामिल थे। लाठीचार्ज में कांग्रेस विधायक समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान के खातौली कस्बा निवासी धर्मेंद्र रघुनाथ पोरता पर श्योपुर जिले की देहाता थाना पुलिस ने इको कार में 7 पेटी अवैध शराब भरकर ले जाने का केस दर्ज किया था। इसके बाद मंगलवार को उसने आत्महत्या कर ली। बुधवार दोपहर 3:30 बजे एमपी राजस्थान बॉर्डर पर जलालपुरा के पास धर्मेंद्र के परिजन उसका शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी शामिल हो गए थे। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने महिला को भी पीटा। लाठीचार्ज में कांग्रेस विधायक को भी चोट आई। उनका चारपाई पर लेटाकर इलाज किया गया। बाद में मौके पर पहुंचे अफसरों ने हंगामा शांत कराया। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर निलंबित भी कर दिया, लेकिन मृतक के परिजन सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। हंगामा देर रात 11 बजे तक चलता रहा। धर्मेंद्र के परिजनों का आरोप है कि श्योपुर जिले की देहाता थाना पुलिस ने उसके बेटे पर कार में अवैध शराब रखने का झूठा केस दर्ज किया है। पुलिस ने झूठे केस में फंसाकर प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों ने मांग की है कि वह देहात पुलिस थाने के दोषी स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, पकड़ी गई गाड़ी को छोड़ा जाए और केस वापस लिया जाए। धर्मेंद्र की पत्नी सुनीता का कहना है कि उनके पति धर्मेंद्र आटा चक्की चलाकर और किराए से गाड़ी चलाकर परिवार का गुजरान करते थे। उनके मरने के बाद उनके परिवार का गुजारा कौन करेगा? गाड़ी की किस्त कौन भरेगा? झूठे केस में फंसाने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए। वहीं धर्मेंद्र की मामी कृष्णा शिवहरे ने कहा कि पुलिस वालों ने सबको मारा, महिलाओं को भी मारा और बच्चों को भी मारा। विधायक जंडेल ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था, मुझे फोन आया कि पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, उसे पकड़कर श्योपुर ले जाए। पुलिस
पुलिस ने 2 लाख रुपए की मांग भी की है। परिजन ने 50,000 रुपये होने की बात कही थी। युवक ने परिवार का नाम खराब ना हो इसके लिए उसने आत्महत्या कर ली। मैं उनके परिवार के समर्थन में प्रदर्शन करने आया तो लाठी चार्ज में मैं भी घायल हो गया। पुलिस वालों ने मेरे गार्ड को भी मारा। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करके उससे रुपये की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसके खिलाफ शराब का झूठा मुकदमा दर्ज किया। प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में देहात थाना प्रभारी और उसका स्टाफ दोषी है। देहात थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। खतौली पुलिस थाना प्रभारी रामस्वरूप का कहना है कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर श्योपुर जिले के देहात पुलिस थाने के एसएचओ विकास तोमर सहित 4 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया है। परिजनों के आरोप के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। श्योपुर एसपी आलोक कुमार सिंह का कहना है कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना प्रभारी देहात विकास तोमर को निलंबित कर दिया है। एफआईआर में जिसका नाम आएगा उस पर भी एक्शन होगा। प्रदर्शनकारियों के साथ कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भी देहात थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाकर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे हैं। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। नाराज भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसमें 9 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आरएसी में तैनात हेड कांस्टेबल के बेटे ने आमिर इलाके में सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले कक्षा 11 के छात्र शेर सिंह ने सेक्ट्रम एकेडमी के टीचर और सीनियर छात्रों के खिलाफ सुसाइड नोट में जिक्र किया है। पुलिस ने मृतक शेर सिंह के पिता मुरलीधर की शिकायत पर कोर्ट प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। इस पर पीड़ित डीसीपी नॉर्थ कार्यालय पहुंचकर लिखित में शिकायत देने पर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर ओमेर थाना पुलिस ने सेक्ट्रम एकेडमी के अध्यापक सीपी सैनी, एकेडमी के डायरेक्टर पवन गुप्ता, कक्षा 12 के छात्र अभिषेक जागा सहित अन्य छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित मुरलीधर ने बताया कि उसका बेटा सेक्टर एकेडमी में कक्षा 11 का छात्र था। अप्रैल में स्कूल की छुट्टी होने पर शोर करते हुए बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। इसी दौरान टीचर सीपी सैनी ने बेटे शेर सिंह को पकड़ लिया। जिस जगह से सीपी ने सैनी को पकड़ा था वहां पर शेर सिंह के हाथ में फोड़ा हो रखा था। शेर सिंह के दर्द से चिल्लाने पर सीपी सैनी ने बच्चे को लेकर डायरेक्टर के रूम में चला गया, जहां पर सीपी सैनी और पवन गुप्ता ने उसके साथ गंभीर मारपीट की। बचने के लिए बच्चे ने माफी मांगी और वहां से निकलकर सीधे ओमेर थाने चला गया, जहां पर बच्चे ने पिता को आपबीती बताने के बाद ओमेर थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली। इस पर सेक्टर स्कूल के डायरेक्टर पवन गुप्ता ने 19/7/2022 को परिवादी के पुत्र की टीसी काटकर हाथ में थमा दी और कहा कि आमेर क्षेत्र में तो तेरा एडमिशन हम होने नहीं देंगे। जिसके बाद शेर सिंह विद्या मंदिर स्कूल आमेर भी नहीं होने दिया। फिर सरस्वती स्कूल रामगढ़ मोड़ जयपुर में एडमिशन होने पर नीट की तैयारी करने लगा। इस दौरान पवन गुप्ता को बेटे की रहने की लोकेशन पता चल गई तो उसने स्कूल से के सीनियर लड़कों को भेजकर परिवादी के पुत्र की पिटाई करवा दी, जिस पर तारीख 22/9/2022 को शेर सिंह ने नरेश कुमार सिंधी के मकान स्थित मीणों का मोहल्ला ओमेर जयपुर में सुसाइड कर लिया। मुरलीधर ने बताया कि बेटे के पास से एक सुसाइड नोट में लिखा था जो परिवादी के बड़े पुत्र विकास ने पुलिस को दिया था। शेर सिंह ने सेक्ट्रम एकेडमी के निर्देशक पवन गुप्ता और अध्यापक सीपी सैनी द्वारा बार बार प्रताड़ित करने और डायरेक्टरों के इशारों पर अन्य लड़कों के द्वारा परिवादी के बच्चे को बार बार जाकर मारपीट करने के कारण और निर्देशक द्वारा परिवादी के बच्चे को आमेर क्षेत्र में एडमिशन ना होने देने से प्रताड़ित होकर परिवादी के पुत्र को सुसाइड करने को मजबूर होना पड़ा। आमेर थाने के एसआई रोहिताश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों के बयान लेने हैं, जिसके बाद में मामला साफ हो पाएगा। पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव तोगावास में ग्रामीणों ने गांव के गौशाला से अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाय और बछड़े की पूंछ और कान काटने के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने इसको निंदनीय घटना बताकर विरोध किया।
बालेरी थानाधिकारी शंकरलाल बारी ने बताया कि तोगावास निवासी कल्याण सिंह ने रिपोर्ट दी है कि गांव तोगावास में असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार 5 दिन से रात्रि के समय कुछ जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अज्ञात व्यक्तियों ने 26 अक्टूबर को गायों के लिए एकत्रित की गई 8 क्विंटल बाजरी को चोरी कर ले गए। 28 अक्टूबर को रात्रि के समय गांव की गौशाला में घुसकर गाय की बछड़ी को दोनों कान और पूंछ काट दिए, जिससे 2 साल की बछड़ी की मौत हो गई। वहीं 30 अक्टूबर की रात्रि को फिर से एक गाय के दोनों कान और पूंछ काट लिए गए, जिससे उसकी भी मौत हो गई। सीआई शंकरलाल ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। गाय के एक बछड़े और एक बछड़ी की मौत हो चुकी है। दोनों मामले में आरोपियों ने जड़ से ही गाय की पूंछ काटी है। मामले की हर एंगल से जोड़कर जांच की जा रही है। अज्ञात आरोपी द्वारा गौशाला में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया है। हाईवे और खुले में घूमने वाली गाय को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। घटना के बाद से ही गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। जल्दी जांच कर अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। झुंझुनू में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला विधायक सेवा प्राधिकारी की ओर से जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर पूरे माह अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। बाल विवाह और राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर महर्षि दयानंद विज्ञान महाविश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यक्रम में बाल विवाह और 12 नवंबर 2022 को होने वाली लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद की ओर से जागरूकता रैली को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि रथ पूरे झुंझुनू में घूमकर 4 नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा कैंप बाल विवाह रोकथाम अभियान के आदि के बारे में आम जन को जागरूक करेगा। मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन सूचना केंद्र झुंझुनू में होगा। शिविर में समस्त प्रशासनिक विभागों की ओर से अपने विभागों में संचालित स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में रालसा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर बाल विवाह रोकथाम अभियान के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दीक्षा सूद ने आगे बताया कि बाल विवाह रोकथाम अभियान तथा बचपन बचाओ अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य धारा से जुड़ी बालिकाओं तथा विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता को लेकर तत्पर है, क्योंकि विद्यार्थी ही भावी भारत की नवीन सीढ़ी है जो विकास के नए आयाम पर तैयार कर सकती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बालक बालिकाओं को 18 वर्ष से पहले ही ब्याह दिया जाता है, जिसके कारण उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिसके कारण मुख्यतः बालिकाएं ज्यादा पीड़ित होती है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस बात की गंभीरता को समझें और इस अभियान में योगदान दें। इस दौरान महाविश्वविद्यालय में प्रिंसिपल डॉक्टर RS जाखड़, TKN फायर सेफ्टी से मनोज शेखावत और विविध सेवा प्राधिकारी से स्टाफ मौजूद रहा। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मथुरा में गुरुवार तड़के वृंदावन के गार्डन होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी झुलस गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। आग होटल की ऊपरी मंजिल के गोदाम में लगी थी, फिर धीरे धीरे यह नीचे तक पहुंचने लगी। होटल की जिस बिल्डिंग में आग लगी वह 3 फ्लोर की है। इसमें पहली में रेस्टोरेंट, दूसरे में किचन और तीसरी में गोदाम है। आग की शुरुआत गोदाम से हुई है। वहीं इस बिल्डिंग से सटी बगल में दूसरी ब्लॉक है, उसमें 25 कमरे बने हुए हैं। इनमें सूरत और हिसार और जम्मू के पर्यटक ठहरे हुए थे। इनकी श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। उड़ीसा के भागवत प्रवक्ता भागवत कथा करा रहे थे। आज भागवत कथा का आखिरी दिन था। सुबह तड़के यह हादसा हो गया। होटल मथुरा वृंदावन रोड पर मुख्य मार्ग पर बना हुआ है। होटल में ठहरे सूरत के यात्री कृष्ण सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे तेज आवाज आने लगी। ऐसा लगा कहीं किसी से झगड़ा हो गया है। बिल्डिंग से नीचे उतरकर आकर गार्डन में देखा तो होटल में आग दिखाई दी। फिर मैंने अपने साथ वालों को होटल में जाकर उठाना शुरू कर दिया। हम इस होटल में 26 अक्टूबर से ठहरे हुए थे। हमारी भागवत चल रही थी। आज हवन होना था। साधु संतों को भंडारा के लिए बुलाया था। आज शाम 5 बजे सूरत के लिए ट्रेन है। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि सुबह होटल के टॉप फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। टॉप फ्लोर में गोदाम में 2 कर्मचारी सो रहे थे। इस दौरान उनकी मौत हो गई। होटल में ठहरे सभी यात्री सुरक्षित है। टॉप फ्लोर पर होटल के कागज, फाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा गया था। आग किन कारणों से लगी है, जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वृंदावन में फायर ब्रिगेड के स्टेशन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जल्दी फायर स्टेशन का निर्माण हो जाएगा, जिससे मथुरा से फायर ब्रिगेड को न बुलाना पड़े। आग का पता चलते ही आनंद फानन में 100 पर्यटकों की होटल में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। होटल कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। फायर ब्रिगेड के पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया था। होटल में जिन 2 कर्मचारियों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त उमेश, जो कि मथुरा निवासी है, और बीरी सिंह, जो कि कासगंज के निवासी है, उसके रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह दोनों स्टोर में ही सो रहे थे। वहां भड़की आग से इनको भागने का मौका नहीं मिला। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी को गंभीर रूप से झुलस गया है। वह किस हालत में आग में फंसा उसका पता नहीं चल पाया है। यह होटल बसेरा ग्रुप का है। सीएफओ प्रमोद वर्मा ने बताया कि आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग गोदाम में लगी है, इसके बाद फैलती चली गई। इस बात की आशंका भी है कि किसी कर्मचारी ने बीड़ी सिगरेट पीकर तो कहीं नहीं फेंकी थी, जिससे आग लगी हो। होटल के सीसीटीवी को भी चेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। इसके बाद सर्च अभियान चलाया जाएगा। आगरा में सेक्स रैकेट चलाने वाली सरगना रोशनी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें से सरगना सहित 8 आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस की जांच में बड़े होटल तक पहुंची है। यहां लड़कियों के नाम पर ऑनलाइन कमरे बुक होते थे। कस्टमर भी ऑनलाइन ही डील किए जा रहे थे। रेट 2000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक चल रहा था, जिसके बाद लड़कियां लग्जरी होटल में रुकती थी। पुलिस ने 4 अगस्त को एक कार में 4 युवकों और एक युवती को पकड़ा था। युवती ने पुलिस को बताया था कि वह बुकिंग पर आगरा बुलाई गई है। गैंग की सरगना रोशनी ने उसे बुलाया था। वह खुद हरि पर्वत के हॉलीडे इन होटल में 2 युवतियों के साथ ठहरी हुई है। इस पर पुलिस ने होटल के कमरे में छापेमारी की थी। वहां से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके 8 आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामले की जांच सीईओ छत्ता सुकन्या शर्मा को दी गई थी। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। गैंग की सरगना ने शहर के 6 बड़े होटल को अपना अड्डा बना रखा था। इन होटलों में बाहर से लड़कियां बुलाकर उनके नाम पर कमरे बुक किए जाते थे। होटलों के कर्मचारियों से पूरी सेटिंग रहती थी। लड़कियां कई दिनों तक होटल में ही रहती थी। ऑन डिमांड के लिए व्हाट्सएप पर लड़कियों के फोटो शेयर किए जाते थे। ग्राहक जिस लड़के को पसंद करता था उसकी बुकिंग हो जाती थी। ग्राहक को गेस्ट बनाकर होटल में लाया जाता था। कई बार लड़कियों को बाहर भी भेजा जाता था। होटल में ज्यादातर दिल्ली और महाराष्ट्र से लड़कियां बुलाई जाती थी। इनका रेट 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक होता था। गैंग में विदेशी लड़कियां भी शामिल थी। ऑन डिमांड विदेशी लड़की की यहां भी उपलब्ध कराई जाती थी। इनका रेट 20 से लेकर 25,000 रुपया रहता था। शहर में संजय पैलेस और फतेहाबाद के होटल में ही कमरे लिए जाते थे। होटल हॉलीडे इन में ही
15 बार कमरा बुक किया गया था। जांच में सरगना रोशनी नागवानी के अलावा 3 युवतियां और अवधपुरी निवासी अनुव्रत आर्य, जतिन सिंह, सेक्टर 4 निवासी निखिल देवनानी और राजस्थान के रहने वाले जनार्दन के नाम सामने आए हैं। इन सभी को जेल में भेजा गया था। इनमें से अब रोशनी और एक युवती जेल में बंद है। रोशनी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, मगर उसको जमानत नहीं मिली है। वहीं जेल में बंद दूसरी युवती जमानती नहीं होने के कारण अपनी जमानत नहीं करा पा रही है। पुलिस सभी आरोपियों के मोबाइल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजेगी। इसके लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। रोशनी और युवतियों के मोबाइल में कई होटलों और उनसे जुड़े एजेंटों के नाम है। मोबाइल का डाटा रिकवर किया जाएगा। इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती है। इसके बाद आगे की और कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। इस बार की थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 2000 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में जल संरक्षण, जल के उपयोग और जल स्रोत को संरक्षित करने के विषय पर विभिन्न पैनलिस्टों की ओर से चर्चा की जा रही है। IWW 2022 के लिए डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड और इजराइल जैसे देशों के जल संरक्षण से जुड़े लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ब्रजभूषण सहायक निर्देशक ने बताया कि द्रव सिंचाई या ट्रिकल इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, जिसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर प्लास्टिक की नलियों द्वारा सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। राहुल गुप्ता, सहायक निर्देशक, केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तकनीक की सहायता से 60 से 70% तक पानी की बचत होती है। उन्होंने बताया कि वाष्पित होने वाले पानी को इसके जरिए बचाया जाता है। पूरे खेत में नमी न होने से कीटों का खतरा भी हो जाता है। पानी, सार्थ, उर्वरक, दवा आदि मिलाकर सीधा पौधे को दिया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगाने में प्रति एकड़ करीब 57,000 रुपये तक की लागत आती है। इसके लिए सरकार अनुदान भी देती है। वाटरलैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के PIM प्रोजेक्ट के इब्राहिम सुरेबान ने बताया कि देश में 3.51 लाख हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। टपक विधि का इस्तेमाल करने वाले सर्वाधिक क्षेत्र वाले मुख्य राज्य महाराष्ट्र, जो कि 94,000 हेक्टेयर में, कर्नाटक 66,000 हेक्टेयर और तमिलनाडु 55,000 हेक्टेयर है। स्वान एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कांत यादव ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण को लेकर जो उपाय, तकनीक, प्रबंधन के प्रभावी तरीकों को अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीवरेज पानी या STP से गिरने वाले पानी की अब साइंटिफिक जांच TOC तकनीक से की जा रही है। हालांकि अब ये सिर्फ रिसर्च के रूप में है। आने वाले समय में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से अलग है। इसके जरिए वाटर प्रोफाइल की जानकारी मिलती रहती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देते हुए संजय श्रीवास्तव ने बताया कि बागवानी आमतौर पर मिट्टी में की जाती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक में जमीन के बजाय विशेष रूप से तैयार अलग अलग पाइप में की जाती है। इसमें नीचे छोटे से आकार के टब में पानी भरा जाता है। टब की बीच में 6 इंच चौड़ाई का पाइप लगाया जाता है। पाइप में छोटे छोटे प्लास्टिक के गमले लगते होते हैं। टब के नीचे की तरफ से छोटी सी मोटर लगी होती है। टाइमिंग सेट कर आधे घंटे में मोटर चलने के बाद सभी गमलों में पानी पहुंच जाता है। इस तकनीक में पहले नारियल के छिलके से बने कोकोपीट में बीज रोपित किए जाते थे। इस दिन में बीज अंकुरित और 1 से 2 इंच पौधे विकसित होने लगते हैं। बाद में इनको निकालकर प्लास्टिक के पाइप में लगे गमलों में दिया जाता है। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप
राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।